नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। आज हम लोग फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एजुकेशन इन वैदिक पीरियड के बारे में। ये टॉपिक अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर विश्वविद्यालय के बीएड के सिलेबस में किसी न किसी पेपर में शामिल किया गया है। इसके साथ ही हम अपने स्टूडेंट्स से एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि वो जो अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से भी अपनी तैयारी करें, क्योंकि जैसी चर्चा परिचर्चा सुनने में आ रही है पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो दोनों ही प्रश्नों के हिसाब से वो अपनी तैयारी करेंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। पिछले वीडियो में हमने कुछ मुख्य बिंदु बताए थे जिनके आधार पर आपको वैदिक पीरियड में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी इसे तैयार करना था। तो सबसे पहला पॉइंट था शिक्षा का प्रशासन, उसकी वित्त व्यवस्था और शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण। तो एक बहुत ही अच्छी बात हम आपको बताते हैं कि उस समय जो शिक्षा थी वो पूरी तरह से निःशुल्क थी और राज्य के नियंत्रण से मुक्त भी थी, और पूरी की पूरी शिक्षा टीचर्स जो उस समय होते थे उनके कंट्रोल में थी। जैसे आज के समय में फ्री एजुकेशन है, देखिए हम आज़ादी के कितने साल बाद निःशुल्क शिक्षा फ्री एजुकेशन के लक्ष्य को अचीव कर पाए, लेकिन कितना गौरवपूर्ण हमारा इतिहास है कि उस समय भी शिक्षा फ्री थी। हमें ऐसी बहुत सी प्राचीन कहानियाँ सुनने को मिल जाती हैं जिसमें धनी और निर्धन दोनों ही वर्ग के विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे कि हम कृष्ण सुदामा की प्राचीन कथा का उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही अब एक पॉइंट आता है कि उस समय की एजुकेशन को फाइनेंस कौन करता था, पैसा कौन देता था। स्टूडेंट्स से फीस नहीं ली जाती थी तो फिर खर्चा कहाँ से आता था। तो पहले राजा लोग अनुदान दिया करते थे, अपने राज्य में जो गुरुकुल होते थे उनको पैसा देते थे, इसे अनुदान बोलते थे। जैसे आजकल सरकारें जो सरकारी विद्यालय होते हैं उनमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए अनुदान भेजती हैं, तभी बिना फीस के वो बच्चे आज सरकारी स्कूलों में पढ़ पाते हैं। ऐसे ही उस समय शासक वर्ग जो था वो अनुदान देता था। जो राज्य के धनी लोग होते थे वो भी गुरुकुलों को दान देते थे। इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी बात यह थी कि जन सामान्य की भी भागीदारी उस समय की शिक्षा व्यवस्था में थी। कैसे थी कि जितने भी गुरुकुल के स्टूडेंट्स होते थे वो आसपास के नगरों में या आसपास के गांवों में जाकर रोज भिक्षा मांगते थे, तो प्रत्येक घर से उन्हें कुछ न कुछ मिलता था और वे स्कूल में लाते थे और उससे स्कूल का कार्य चलता था। और तीसरे एक और व्यवस्था थी कि जब बच्चे पूरी अपनी शिक्षा कर लेते थे तब गुरु अपनी इच्छा के अनुसार उनसे गुरु दक्षिणा मांगते थे। व्यक्ति जो उनका स्टूडेंट होता था उसकी जो क्षमता होती थी उसके आधार पर वो उससे दक्षिणा मांगते थे। तो एक जो कथाएं मिलती हैं उनमें दक्षिणा में गुरु आवश्यक नहीं होता था कि पैसा ही मांगते हों, वे और भी बहुत सी अपनी इच्छाएं व्यक्त करते थे विद्यार्थी की योग्यता को देखते हुए, और विद्यार्थी के से ये अपेक्षा होती थी कि वे गुरु की उन अपेक्षाओं को पूर्ण करें। तो यानी कि 3 जगह से उनकी शिक्षा के लिए उस समय पैसा आता था। एक तो राज्य के अनुदान से, जो धनी लोग होते थे वो पैसा देते थे, जन सामान्य थोड़ी बहुत भिक्षा रोज विद्यार्थियों को देते थे, वो भी स्कूल के काम आती थी, और जो गुरु दक्षिणा मिलती थी शिक्षा समाप्त होने के बाद जो स्टूडेंट्स होते थे वे कुछ ना कुछ दक्षिणा के रूप में टीचर को देते थे। और शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, यानी बिल्कुल ही ज़मीनी स्तर पर उस समय की शिक्षा थी। टीचर्स जैसा चाहते थे वैसा अपना करिकुलम डिसाइड करते थे, वैसे टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते थे और अपनी शिक्षा व्यवस्था को संचालित करते थे। अब आते हैं कि उस समय की शिक्षा का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था। जैसे आजकल है तो प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर रहा है और उच्च स्तर रहा है। स्वाधीनता के बाद ऐसा ही स्तर रहा है ना कि प्राइमरी एजुकेशन है, फिर सेकेंडरी लेवल की है और फिर हायर एजुकेशन है। तो ऐसे ही उस समय कैसी थी
शिक्षा व्यवस्था कैसी होती थी, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता था, तो उस समय शिक्षा दो भागों में विभाजित होती थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो ज़्यादातर परिवारों में होती थी और इसका आरंभ विद्यारंभ संस्कार से होता था। शुरुआती एजुकेशन होती थी और ज़्यादातर जो बच्चे थे वो अपने कुल पुरोहितों से ये शिक्षा ग्रहण करते थे। कुल पुरोहित विद्यारंभ संस्कार को संपादित कराते थे और बच्चों को एजुकेशन मिलती थी। अब अगर हायर एजुकेशन लेनी होती थी तब उन्हें गुरुकुल में प्रवेश लेना होता था। जैसे आजकल हम लोग स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं ना, वैसे उस समय गुरुकुल में प्रवेश होते थे। उसकी भी आयु निर्धारित थी, 8 से 12 वर्ष की आयु थी, बच्चे वहाँ पर जाते थे। और गुरुकुल में प्रवेश के लिए भी एक संस्कार निर्धारित था, वो उपनयन संस्कार था। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई कि आपको विद्यारंभ संस्कार जानना है और उसकी आयु जाननी है, उसका तरीका जानना है, आप पढ़ेंगे। और इसके साथ ही उपनयन संस्कार भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दोनों संस्कार हैं और किसी ना किसी रूप में पेपर में पूछे भी ज़रूर से जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा जो थी उसका अर्थ क्या था, मीनिंग ऑफ एजुकेशन उस टाइम क्या था। जैसे आजकल हम एजुकेशन से क्या सेंस लेते हैं, शिक्षा जो बालक का सर्वांगीण विकास करती है, बच्चे को एक अच्छे रोजगार के योग्य बनाती है, उसे एक अच्छा जीवन जीने में समर्थ बनाती है, एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करती है। तो ऐसे उस समय शिक्षा कैसी होती थी, उसका अर्थ क्या था। तो सीधे सीधे हम एक वाक्य पर आते हैं, बड़ी प्राचीन उक्ति है, सा विद्यायां विमुक्तये। इसका अर्थ क्या है, विद्या वो है जो मुक्ति दिलाती है। तो मुक्ति का मतलब किससे मुक्ति दिलाती है, शिक्षा वो है जो हर तरह की समस्या से मुक्ति दिला दे। वो शिक्षा चाहे हमारे इस जीवन की हो और चाहे वो हमारे पारलौकिक कल्याण से संबंधित कोई समस्या हो, तो उन दोनों ही तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाए। यानी शिक्षा व्यक्ति के वह है, शिक्षा का ये बहुत ही व्यापक अर्थ है, शिक्षा वह है जो हमें हर प्रकार की समस्या से मुक्ति दिलाती है, बालक में विवेक शक्ति को जागृत करती है, उसके सोचने समझने की क्षमता का विकास करती है, बालक को एक अच्छा जीवन जीने के योग्य बनाती है। और भारतीय जो प्राचीन शिक्षा थी वह तो वैसी थी जो बालक का के इस जीवन का ही कल्याण नहीं करती थी, ये जो भौतिक जगत है उसमें जो हम जीवन जी रहे हैं, जो नश्वर जगत है उसमें जो हम जीवन जी रहे हैं, बल्कि पारलौकिक कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करती थी। यानी शिक्षा बहुत ही व्यापक रूप में थी। और वैसे शिक्षा का संकुचित अर्थ भी जो है वो भी उस समय लिया जाता था कि शिक्षा मनुष्य को पूर्ण जीवन जीने के योग्य बनाए और उसका हर प्रकार का विकास करे। अब आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन पर। तो एजुकेशन के एम यही होते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, नैतिक चारित्रिक विकास का उद्देश्य, व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, और अगर संस्कृति आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। हर जगह एजुकेशन में यही एम होते हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड उद्देश्य। बच्चा जो छोटा बच्चा होता है आप उसे कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, पहली आवश्यकता है कि उसका शारीरिक विकास उचित तरह से हो। शारीरिक विकास जो है वो शिक्षा का पहला उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये वो एम नहीं है जिसको अचीव करना है, लेकिन पहला उद्देश्य जरूर है। अगर स्वस्थ है व्यक्ति तभी वो अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसके बाद बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, तो मानसिक विकास होना चाहिए बच्चे का। ये उस समय भी शिक्षा का उद्देश्य होता था कि बच्चे में विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियाँ विकसित हों। सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो, जब बच्चा समाज और संस्कृति के नियमों का पालन करता है तो हम कहते हैं वो सोशली और कल्चरली डेवलप्ड है। तो शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे की सामाजिकता और सांस्कृतिक भावनाओं का विकास करे, उसे समाज और संस्कृति के अनुरूप विकसित होने में सहायता करे। शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य है, वैसा उद्देश्य उस समय भी था। और उसके अलावा
एक व्यवसाय व्यक्ति को जीवन में करना होता है, क्योंकि भाई अब जब तक हमें संसार में रहना है तो कुछ ना कुछ आय होनी ही चाहिए। तो यानी कोई जीविकोपार्जन की शिक्षा हो, यानी बच्चे का कोई वोकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यावसायिक विकास होना चाहिए, यानी उसे ऐसा कुछ ना कुछ काम आना चाहिए जिससे उसका जीवन चल सके, वो कुछ पैसा कमा सके, जिससे उसका घर और जो उसका गृहस्थ जीवन है वो अच्छे से संचालित हो सके। इसके अलावा भारतीय जो संस्कृति रही है वो आध्यात्मिक संस्कृति रही है। तो ऐसी संस्कृतियों में नैतिक और चारित्रिक विकास पर बहुत बल दिया जाता है। तो उस समय की शिक्षा का एक ये भी उद्देश्य था, नैतिक और चारित्रिक विकास का उद्देश्य। नैतिक चारित्रिक रूप से विकसित हम किसे कहते हैं? जब हम सामाजिक दबाव में आकर समाज के नियमों का, संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं तो हम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ही विकसित होते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी दबाव के सभी नियमों का पालन करते हैं तब कहा जाता है कि हम नैतिक और चारित्रिक रूप से भी विकसित हो गए हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ट्रैफिक मैन खड़ा है और फिर हम ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो यानी हम ये कहेंगे कि हम केवल सोशली डेवलप्ड हैं, कि भाई वो हमें कोई समस्या हो सकती है। या हम कहीं पे बहुत शांत रहते हैं क्योंकि कुछ लोग हमें देख रहे हैं, अगर हम कोई ऐसा वैसा आचरण करेंगे, ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो वो हमें अच्छा नहीं कहेंगे, और हम चुप रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सामाजिक रूप से तो विकसित हो गए। लेकिन इसी को हम नैतिक और चारित्रिक रूप से विकसित कब कहेंगे? जब ट्रैफिक मैन ना भी खड़ा हो तो भी हम ट्रैफिक के नियमों का बिना किसी दबाव के पालन करें, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये हमारी चरित्र प्रणाली विकसित हो चुकी है, हमारा कैरेक्टराइजेशन हो चुका है, हमारी हैबिट डेवलप हो चुकी है। या जैसे अगर हम कहीं पर हैं तो हम शांत रहें। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि अगर कोई उनसे ऊपर का ऑफिसर होता है तो उससे बड़े अच्छे से बात करते हैं, उन्हें बिल्कुल क्रोध नहीं आता। लेकिन अगर उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो समर्थ नहीं है तो वो उससे खूब अपना रोष व्यक्त करते हैं और उसको क्रोध प्रदर्शित करते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। तो ऐसे लोग नैतिक चारित्रिक रूप से विकसित नहीं होते। अगर हम अपने से कमज़ोर व्यक्ति के सामने भी अच्छा व्यवहार करते हैं और बिना किसी दबाव के भी हम सामाजिक नियमों का पालन करते हैं तब हम नैतिक चारित्रिक रूप से विकसित कहे जाएंगे। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। अगर हम बच्चे का आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो जब तक वो नैतिक और चारित्रिक रूप से विकसित नहीं होगा तब तक उसका आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य उस समय की संस्कृति का था। इसके अलावा एक जो वास्तविक उद्देश्य उस समय की शिक्षा का था वो था आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, कि हर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था, शिक्षा धर्म के आवरण से ढकी हुई थी, कि बालक का धार्मिक और आध्यात्मिक विकास होना ही चाहिए, तभी व्यक्ति के जीवन को वास्तविक रूप से सफल कहा जा सकता है। अब आते हैं कि उस समय करिकुलम कैसा था, मतलब पाठ्यक्रम कैसा था। तो जैसे आजकल आपका बीएड का पाठ्यक्रम है, उसमें ऐसे टॉपिक्स डिसाइड हैं, जैसे आप पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे उस समय कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते थे। अब आप खुद ही सोचिए, अपना माइंड यूज़ करिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्या पढ़ाया जा सकता है। अगर बच्चा कोई आपको मिले, 3 साल का बच्चा है, आप सिलेबस ना देखें किसी स्कूल का, लेकिन आप उसको क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहली बात कि आप उसे अक्षर ज्ञान करना सिखाएंगे, उसे गिनती सिखाएंगे, उसे अक्षर लिखना सिखाएंगे, कुछ थोड़ी सी कहानियाँ सुनाएंगे, कुछ छोटी छोटी कविताएं सुनाएंगे। इसके अलावा आप बच्चे को और क्या सिखाएंगे? बस ऐसे ही उस समय भी प्राथमिक शिक्षा थी, तो उसका पाठ्यक्रम आप बता सकते हैं। भाषा की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा यानी लैंग्वेज ग्रामर की एजुकेशन, जो लैंग्वेज उस समय थी संस्कृत आदि थी, तो संस्कृत की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा, थोड़ा सा गणना का ज्ञान, मतलब मैथमेटिक्स की थोड़ी सी नॉलेज। इसके अलावा शिक्षाप्रद कहानियाँ और कुछ श्लोक, क्योंकि लोग पूरे जीवन में अपने उनके दैनिक जीवन में श्लोक आदि प्रयोग में लाए जाते थे, तो कुछ श्लोकों का ज्ञान बच्चों को कराया जाता था प्राथमिक स्तर पर। और उच्च शिक्षा में सभी विषयों का ज्ञान दिया जाता था। तो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा।
सामान्य शिक्षा जिसमें सामान्य विषयों की जानकारी दी जाती है, भाषा का ज्ञान दिया जाता है, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र आदि बताए जाते हैं, कुछ शारीरिक योग, व्यायाम, इन सब की शिक्षा सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आती है। विशिष्ट शिक्षा जैसे कि चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, कृषि, विभिन्न शिल्पों की शिक्षा, सैनिक शिक्षा या विशेष ज्योतिष आदि की शिक्षा। तो सामान्य और विशिष्ट दो भागों में बांटते हैं। इसके साथ ही साथ हम उस समय के पाठ्यक्रम को एक आधार पर और विभाजित कर सकते हैं, वो है विषयों के स्वरूप के आधार पर। तो इस आधार पर हम पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित करेंगे, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या कौन सी? ऐसी जो पारलौकिक कल्याण, जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। और अपराविद्या जो ये भौतिक जगत है जिसमें हम लोग रहते हैं, जीवन जीते हैं, 150-60 साल, 70-80 साल, ये जो हमारा जीवन है ये भौतिक जगत का जीवन कहलाता है, भौतिक जीवन कहलाता है। तो इसमें जो एजुकेशन काम आती है वो अपराविद्या है। अब आप इसे भी अपने आप समझ सकते हैं कि धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, वेदांगों की शिक्षा पराविद्या के अंतर्गत आएगी। और जबकि अपराविद्या में भाषा की, व्याकरण, छंद शास्त्र, ज्योतिष, कृषि शिक्षा, शिल्पों की शिक्षा, सैनिक शिक्षा, ये सब आएंगी अपराविद्या के अंतर्गत। अब इसके साथ ही हमको जानना है कि उस समय शिक्षा का माध्यम क्या होता था। मीडियम ऑफ एजुकेशन, जैसे आजकल इंग्लिश मीडियम का जोर है, जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही उस समय पढ़ाया जाता था, तो कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी? तो उस समय संस्कृत भाषा इस्तेमाल होती थी। वैसे आजकल जो है केवल इंग्लिश मीडियम ही नहीं पढ़ाया जाता है और भारतीय भाषाओं के माध्यम से भी शिक्षा होती है, लेकिन मुख्यतः इंग्लिश मीडियम को लोग पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश का एग्जाम्पल आपको दिया। तो उस समय के लिए याद रखेंगे कि शिक्षा की जो भाषा थी, मीडियम ऑफ एजुकेशन था, दैट वाज संस्कृत। इसके साथ ही अब हम जानते हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में कि उस समय कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ में लाए जाते थे। तो फिर वही बात है, आप खुद अपने से सोचिए, प्राइमरी एजुकेशन पे प्राइमरी लेवल पर कौन कौन से आप मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। जब छोटे बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो सबसे पहले यूज़ होता है मेथड अनुकरण का, अभ्यास और आवृत्ति का। यानी हम अगर अच्छे शब्द में लिखेंगे तो अनुकरण, अभ्यास और आवृत्ति विधि। ये क्या है? अनुकरण यानी कि टीचर ने कुछ किया और बच्चे ने उसको फॉलो किया। आवृत्ति और अभ्यास विधि यानी प्रैक्टिस और रिपीटिशन मेथड, कि बच्चे ने अभ्यास किया, बार बार प्रैक्टिस की और उसे रिपीट किया तो उसको वो चीज़ आ जाती है। ये जो विधि है ये बड़े बच्चों तक भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कहानी विधि प्राइमरी में तो खास तौर पे यूज़ होती है। तो प्राथमिक शिक्षा में कहानी विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, पहले बच्चों को कहानी सुनाई जाती थी, फिर उनसे पूछा जाता था कि आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, यानी एप्लीकेशन भी बच्चे कर पाते थे जो उनको ज्ञान मिलता था। और आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, भारतीय प्राचीन कहानियाँ तो विश्व प्रसिद्ध हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी भारतीय जो कथाएं हैं वो तो आज भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। और इस मेथड को तो इतना स्ट्रांग मानते हैं कि अगर आपने पंचतंत्र की कभी कथा पढ़ी हो तो इस पुस्तक की रचना आचार्य विष्णु शर्मा ने 3 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए की थी। ये जो पंचतंत्र नामक ग्रंथ है, इसको एक राजा थे महिलारोप्य नगर के, उनके 3 पुत्र थे, तो वो पढ़ने में बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो बहुत वो परेशान थे कि कोई टीचर हो इनको पढ़ा दे, पर उन बच्चों की कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो जरा सोचिए कि बाल मनोविज्ञान की जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसकी कितनी समझ थी आचार्य विष्णु शर्मा को कि उन्होंने पंचतंत्र जैसे साहित्य की ग्रंथ की रचना कर दी। आज भी लोकप्रिय हैं ये कहानियाँ। अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर आता है तो थोड़ा सा आप लिखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड, वाद विवाद, विचार विमर्श यानी जो डिस्कशन हम लोग कहते हैं, डिबेट्स वगैरह होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट। टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनते हैं, या स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से कन्वे करते हैं। आप लोग जो बीएड में पढ़ते हैं तो जनरली लेक्चर मेथड होता है। इसके अलावा अगर प्रायोगिक विषय हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। और उस समय शास्त्रार्थ होते थे।
यानी कि कोई टॉपिक रख दिया जाता था, उस पर जो विद्वान लोग होते थे विचार विमर्श करते थे, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें बैठते थे, लंबे समय तक ये शास्त्रार्थ चलते थे। तो याज्ञवल्क मैत्रेयी, वो याज्ञवल्क और गार्गी, आप इनका उदाहरण भी दे सकते हैं। इसके अलावा उस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि और थी, श्रवण मनन और निदिध्यासन की विधि। ये विधि जितनी महत्वपूर्ण उस समय थी, उतनी ही ये विधि महत्वपूर्ण आज भी है। ये क्या विधि थी? श्रवण, यानी कि कोई भी आपको कोई बात बताए तो उसे ध्यानपूर्वक सुने, ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुनिए बात को। उसके बाद सुनते ही मान मत लीजिए, हम ही हैं, हम आपके अगर टीचर हैं तो ये नहीं कि मैडम ने जो कहा वो आपने सुना और मान लिया कि मैडम ने कहा है तो बस ठीक है, हमको ये कर लेना है। नहीं, आप उस पर चिंतन करिए, तभी योग्य व्यक्ति का विकास होता है, योग्य स्टूडेंट वही होता है। चिंतन करिए और फिर आपको ठीक लगे तब आप उसे अपने नित्य जीवन में प्रयोग में लाइए। श्रवण मनन निधिध्यासन, इसकी कोई ऐसा इंग्लिश नहीं होती है, यही है। और ये जो शब्द हैं वो आपको कई जगह पढ़ने को मिलेंगे। तो वैसे भी जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं वो यही बात होती है कि हम लोगों की बात को सुनते हैं और बिना सोचे समझे फॉलो कर लेते हैं। पहली बात तो आजकल सुनने की ही प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है, युवा वर्ग से सुनता ही नहीं है कोई किसी की बात, ना माता पिता की सुनते हैं ना टीचर की सुनते हैं, जो मर्जी आता है वो करते हैं। तो पहली बात तो ध्यानपूर्वक सुनिए, सुनने के बाद आंख बंद करके फॉलो मत करिए, उसे समझिए, क्योंकि एक अवस्था के बाद हर बात को फॉलो नहीं किया जाता। ये हायर लेवल की टीचिंग मेथड है, ये हायर लेवल का स्टैंडर्ड का मेथड है। उसके बाद उसे आप अपने जीवन में प्रयोग में लाइए। अगर ये इस शिक्षण विधि का सही से उपयोग हो और इस शिक्षण विधि के बारे में सही से पता हो, तो ये जो समस्या आती है ना कि फलाने बाबा ने ये कर दिया या इस जगह ये चीज़, ऐसे अंधविश्वास में लोग फंस गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर इस प्रकार की घटनाएं तभी घटती हैं जब हम अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये उस समय बहुत इम्पॉर्टेंट विधि होती थी। और इसके अलावा स्वाध्याय विधि भी है, जहाँ पर एक लिमिट के बाद, क्योंकि हर समय तो गुरु के साथ आप पूरे जीवन नहीं रह सकते हैं, तो फिर व्यक्ति बड़ा होकर स्वाध्याय करता है। आप लोग भी बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी मेथड है। तो आपने प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक की आपने जो टीचिंग मेथड्स उस समय यूज़ होते थे आपने सुना, बड़े ही व्यापक थे और आज भी देखिए किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कक्षा नायकीय पद्धति, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या होती थी? पहले जो गुरुकुल होते थे, स्कूल्स होते थे, वो स्कूल गुरुकुल ही होते थे जनरली, वो सिंगल टीचर सिस्टम था, एकल अध्यापकीय होते थे। बहुत सामूहिक शिक्षण विधियां बाद की देन है कि समूह में टीचर्स पढ़ाने लगे। पहले एक ही टीचर होता था, उसका अपना इंडिविजुअल गुरुकुल होता था। तो जो टीचर होता था तो वो ऐसे, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो कैसे पढ़ाएंगे या सारा दिन कैसे बच्चों को इंगेज रख सकते हैं, या एक ही टीचर के ऊपर सभी कार्य का भार होगा। तो बड़ी एक अच्छी बात थी कि हायर जो लेवल के स्टूडेंट्स हो जाते थे, जो बड़े विद्यार्थी हो जाते थे, सीनियर हो जाते थे, वो अपने से जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। जरा सोचिए कि अगर आप इंटर कॉलेज में को जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 12th क्लास के बच्चों को भेज दिया जाए क्लास 6 में पढ़ाने के लिए, 12th क्लास या 10th क्लास के बच्चों को भेज दिया जाए 7वें 8वें को पढ़ाने के लिए, क्या होगा इससे एक तो टीचर एजुकेशन की जो आवश्यकता है वो भी पूरी होती रहेगी, बच्चों को पढ़ाना आने लगेगा, धीरे धीरे सीखेंगे। वैसे मेन टीचिंग तो भाई टीचर कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प के लिए सीनियर स्टूडेंट हो गए। तो शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य भी स्वाभाविक रूप में चलता था। तो ज़रा सोचिए कि अगर टीचर एजुकेशन की आप हिस्ट्री लिखेंगे, जो आप बीएड में हैं, शिक्षक प्रशिक्षण के इतिहास के बारे में आप बात करेंगे, तो कितनी अच्छी बात उस समय की थी कि कैसे उस समय ट्रेनिंग पढ़ते पढ़ते दे दी जाया करती थी। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सुना कि उस समय शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसका फाइनेंस कैसे होता था, उसको
जो था कंट्रोल स्टेट का क्या, किस का स्वरूप क्या था इस एजुकेशन पर। इसके साथ ही हमने जाना कि उस समय शिक्षा का अर्थ क्या था, एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता था, कितने भागों में शिक्षा उस समय विभाजित थी। हमने एम्स ऑफ एजुकेशन को जाना, उस समय के करिकुलम के बारे में हमने जाना, टीचिंग मेथड्स के बारे में हमने जाना, और कक्षा नायकी पद्धति के बारे में हमने जाना। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, और इसके अगले भाग में हम मिलेंगे जहां हम इस प्रकरण से जुड़ी शेष जानकारी प्राप्त करेंगे। और वैसे हम स्टूडेंट से ये भी पूछना चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा उचित हैं कि एक साथ एक बड़ा वीडियो उनको ज़्यादा सुविधाजनक लगेगा। तो अगर अब वो चाहें तो हमें व्यक्तिगत रूप से भी बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप यूट्यूब पर बता सकते हैं। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को गंभीरता के साथ जारी रखें। हमारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।